हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लगे होंगे, क्योंकि आपका नया सत्र है वो शुरू हो चुका है और हमने भी अपना जो नया सत्र है वो बहुत ही धमाकेदार ढंग से शुरू कर लिया है। और इस धमाकेदार शुरुआत में हमने अपनी जो बुक फर्स्ट फ्लाइट है उसके 3 चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि कौन सा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो आज की इस क्लास में इस चैप्टर की समरी पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, और समरी समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। इसके बारे में बात करेंगे अपने इस चैप्टर के बड़े ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ्स के बारे में, और चैप्टर के अंत में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बढ़िया जो शानदार इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनके बारे में। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आज की इस क्लास को कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखना है। गारंटी ले रहा हूं आपको इस चैप्टर से कोई भी समस्या का सामना नहीं करना होगा। आपकी आने वाली एनुअल एग्जाम में, जिसमें आपका सपना क्या होने वाला है, आपका सपना होने वाला है 90% प्लस अंक लाने का। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में मैंने बता दिया है क्या पढ़ने वाले हैं। अपना जो चैप्टर था, चैप्टर है भाई, था नहीं है, कौन सा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ। अब अपने पास यहाँ पे अपने जो चैप्टर है वो कौन सा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी कहने का मतलब है एनी फ्रैंक की डायरी से अपना चैप्टर है। बढ़िया शानदार चैप्टर। आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं, यानी आपकी उम्र की लड़के की बात है, तो इसमें लड़की की बात करेंगे तो मैं केवल लड़कियों की बात करूंगा। इस कहानी में, यानी इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि एक छोटी सी जो बच्ची है उस पर क्या फर्क पड़ता है जब युद्ध के दौरान वो अपने पास छुपे हुए स्थान पर रहती है। जहाँ पे युद्ध होता है, ये मान के चलो 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और एक देश का दूसरे देश पे आक्रमण होता है, तो फिर वो लोग छुपते रहते हैं, है ना। जब अधिकार हो जाता है तो वो छुपते छुपाते फिरते हैं। उस दौरान जब आपकी उम्र की जो लड़की होती है, जो बच्चा होता है, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल से इसने अपनी डायरी में लिखा, लेकिन उस डायरी का एक छोटा सा अंश हम आज की इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ये है अपने पास एन फ्रैंक, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इन्होंने अपनी डायरी लिखी थी, डायरी में इन्होंने वो सारी बातें लिखी थी, लेकिन जो मुख्य अपन, हाँ, इसने बहुत सारी बातें लिखी थी, लेकिन आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के इस चैप्टर में इसका और स्कूल टीचर में जो अपने पास स्कूली जीवन है, स्कूल में अपने पास टीचर के साथ कैसा संबंध था, वो बात अपन आज के इस चैप्टर में करने वाले हैं। देखो, इसमें छोटी सी बात बता देते हैं, क्या है, दिस इज अ फोटो, ये अपने एक फोटो है भाई, ये इस चैप्टर के बारे में लिखा हुआ है। दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक एट ऑल द टाइम। ये अपने पास एक फोटो लगा के कहती है, ये वो फोटो है जैसे मैं हमेशा दिखना चाहती हूँ। यानी ये फोटो इसने बताई और फोटो देने के बाद में कहा कि भाई मैं क्या है, जीवन भर ऐसा दिखना चाहती हूँ, ये इसकी इच्छा थी। इसके बाद देन आई वुड मे बी, और उसके बाद मैं हो सकती हूँ, शायद हो सकता है, हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड, और शायद फिर मेरा कोई चांस भी हो जाए हॉलीवुड में आने का। ये हॉलीवुड क्या है, जैसे अपने बॉलीवुड है जहाँ पे मूवीज बनती है, और जब अपने विदेशी मूवीज बनते हैं वो हॉलीवुड है भाई। तो इसके बारे में अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। ये किसने कही है, एन फ्रैंक, 10 अक्टूबर 1942 को ये लाइन इन्होंने या अपने एन फ्रैंक का इन्होंने लिखी है अपनी डायरी में। तो ये तो इसके बारे में छोटी सी बात थी, जो कि इसके बारे में क्या है, बात बताती है, खास बात बताती है कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। अच्छा, इसके बाद में बात करें, अपने इस चैप्टर को शुरू करें, तो इस चैप्टर के बारे में छोटे से इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्या है आखिर ये चैप्टर में, क्या बताया गया है इस चैप्टर में, है ना। वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। और आपका हमारा क्या संबंध है, इस जो एन फ्रैंक है इसका अपने टीचर के साथ कैसा संबंध है, वो सारी बातें हम बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। आप तो बस अपने यहाँ बिल्कुल चिपक के बैठ जाना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या है, एनालिज मेरी, ये अपने पास इसका पूरा नाम है भाई, याद रखना ना, एनालिज मेरी, ये इसका पूरा नाम आ जाता है। तो ये ध्यान में रखना, ये क्या नाम है, इसका पूरा नाम है एन फ्रैंक। ये अपन शॉर्ट में कहते हैं ना, आपने भी अपना छोटा छोटा नाम निकाल रखा होगा घर में, है ना, छोटे भाई बहनों का भी। अब इसमें क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो, 12 जून 1929
फरवरी और मार्च 1945, ये इसका जीवन काल बहुत ही छोटा सा जीवन काल है। 16 ईयर का इसका जीवन काल है। कितना? 16 ईयर्स का साल का इनका जीवन काल रहा है। और ये जीवन काल मतलब आपकी उम्र में आते आते इसने काम किया और अपने पास भगवान के पास चली गई। ये इसका जीवन काल रहा है। इसके बाद में वाज ए जर्मन बोर्न जेविश गर्ल, यानी जर्मन देश में जेविश गर्ल, जेविश का मतलब यहूदी धर्म की लड़की थी भाई। यहूदी धर्म जैसे अपना धर्म होता है ना, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, अपने पास ईसाई धर्म है, वैसे ही अपने पास यहूदी धर्म है। जेविश का मतलब क्या होता है? यहूदी होता है। तो यहूदी धर्म की, ये यहूदी बड़ा होता है, यहूदी है ना, ये यहूदी धर्म में एक जर्मन देश में जो यहूदी धर्म है उसकी एक लड़की है, यानी उस धर्म में पैदा हुई लड़की है। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली, और उसने ये लिखी है भाई। क्या लिखी है? उसने डायरी लिखी है। कब लिखी है? जब वो अपने परिवार के साथ छुपी हुई थी। एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में जब वो अपने परिवार के साथ और अपने 4 दोस्तों के साथ छुपी हुई थी ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन। कब? ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? के दौरान होता है, के दौरान होता है, दौरान क्या है? द जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मन आक्रमण। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? आक्रमण होता है। क्या होता है भाई? आक्रमण। जर्मन आक्रमण के दौरान ऑफ नीदरलैंड, यानी नीदरलैंड पर अपने पास जब जर्मन का आक्रमण हुआ था इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, उस समय की बात है जब वो अपने पास एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। अब उसका परिवार क्या किया भाई? जब अपने पास नीदरलैंड है ना, गेन नाजीज पावर इन जर्मनी, जब जर्मनी में नाजी लोग सत्ता में आए भाई, पावर में आए। गेन का मतलब होता है अपने पास प्राप्त कर लेना, और गेन का मतलब प्राप्त कर लेना है ना, मैं लिख देता हूँ, प्राप्त करना। और पावर यानी ताकत, पावर यानी ताकत को प्राप्त करने का मतलब सत्ता में आना। इसके बाद जर्मनी बट वर ट्रेप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड्स एज। अब अपने पास क्या होता है? बट वर ट्रेप्ड, लेकिन भाई जाहिर सी बात है दूसरे देश का आक्रमण होगा तो कहीं भी छुप जाओ, पता चल जाता है। ट्रेप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड, लेकिन जब अपने पास नीदरलैंड में, नीदरलैंड तक नाजी लोग हैं वो पहुंच गए, ये आक्रमण करेंगे। ये मान के चलो जाहिर सी बात है, हम अगर किसी देश पे आक्रमण करते हैं तो पहले एक स्थान पे, बाद आगे भी तो बढ़ेंगे, ये है। तो यहाँ पे जब आक्रमण नीदरलैंड तक बढ़ा तो उनको पकड़ लिया गया भाई, यानी उनका पता कर लिया गया कि यहाँ पे लोग छुपे हैं। एज प्रोसिक्यूशन, एज प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? अपने पास उत्पीड़न, जिसको कहते हैं उत्पीड़न कहते हैं। ये उत्पीड़न का मतलब अत्याचार लिख देता हूँ मैं, है ना, आसान भाषा में। अत्याचार बढ़ गया। एज प्रोसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज, जब जेविश पॉपुलेशन का मतलब यहूदी धर्म की जो जनसंख्या है उसके प्रति अत्याचार बढ़ गए, तब की बात है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो फिर क्या हुआ भाई? उसके पिता जो ओटो फ्रैंक थे, ये कौन है भाई? ओटो फ्रैंक यहाँ पे ये अपने पास एनी फ्रैंक के फादर है। ओटो फ्रैंक एनी फ्रैंक के फादर है। एनी फ्रैंक की बात है, ऐसे घबराना मत। उनके ऑफिस बिल्डिंग थी, वहाँ पे जाके वो छुप जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है? आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल निकल गए भाई वहाँ पे छुपे छुपे। मान के चलो आक्रमण हो रहा है दूसरे देश का, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा, और 2 साल तक हम अगर एक स्थान पे छुपे रहे तो सोच के देखो हमारे ऊपर कितना मानसिक तनाव रहा होगा, कितना दुख सहा होगा भाई। 2 साल तक अपने 1 महीने तक रह के देखो आप लोग। इसके बाद द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डेड ऑफ टाइफस इन बार्जेन बेल्सन विथ इन डेज ऑफ द सिस्टर, यानी टाइफस इन बार्जेन अपने पास बेल्सन विथ इन डेज ऑफ द हर सिस्टर। कहने का मतलब है जब वहाँ पे अपने पास ग्रुप वाज बिट्रेड, बिट्रेड का मतलब इस ग्रुप को पकड़ लिया गया, और इसके बाद में क्या हुआ कि उनको कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? जहाँ पे आक्रमण के दौरान पकड़े गए लोगों को रखते हैं, या जहाँ पर अपने पास कैंप रखा जाता है, जहाँ पे अपने पास बंदियों को रखा जाता है, जहाँ पे दूसरे देश के लोगों को रखा जाता है, वो होता है कंसंट्रेशन कैंप। तो वहाँ पे अपने पास जो एन है वो मर जाती है टाइफस के कारण। टाइफस बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पास वैसे ही विथ इन डेज ऑफ हर सिस्टर, जब उसकी सिस्टर जिस उम्र में मरी थी उसी के आसपास की उम्र में वो भी मर जाती है। मार्गोट फ्रैंक,
और अपनी उसकी सिस्टर का नाम क्या है, मार्गोट फ्रैंक नाम है भाई, क्या नाम है, मार्गोट फ्रैंक। हर फादर ओटो, ये बता दिया मैंने, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। उसके फादर जो ओटो थे एक बढ़िया व्यक्ति थे, शानदार व्यक्ति थे, मैं अपने पास क्या है समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्ति थे। तो ये अपने पास एकमात्र व्यक्ति थे जो अपने उस समूह का पालन पोषण कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। इसके बाद रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध की समाप्ति हुई तो वो एम्स्टर्डम वापस आए भाई। इसके बाद टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वहाँ पे उसको पता चला कि उसकी डायरी जो थी एन फ्रैंक की वो बच गई है भाई, एन फ्रैंक की डायरी। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, और वो इस डायरी को देख के ऐसा लगा उसको कि बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है उस दौरान का जब वो वहाँ पे रह रहे थे। He took action to have it published in English under the name of the Diary of a Young Girl। जब उसके पिताजी ने ये पढ़ा, ओटो फ्रैंक ने ये पढ़ा, तो उसने ये निश्चय किया कि ये विश्वास आया उसको कि ये डायरी बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है, तो उसने इस डायरी को पब्लिश करने का फैसला किया इंग्लिश में। इसका नाम पहले इसने क्या रखा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यानी ये नाम इसने इस डायरी का रखा। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। ये डायरी कब मिली भाई अपने पास एन को, वो उसके 13वें जन्मदिन पे मिली। इसके बाद एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1944। यानी कहने का मतलब अगर अपनी इसके क्रॉनिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक घटना देखें उस डायरी की, तो उस डायरी में 12 जून 1942 से पहली एंट्री लिखी गई थी। पहली बात 12 जून 1942 को लिखी गई थी। क्या लिखा था उसने, ये लिखा था भाई, ये 10 अक्टूबर की बात है भाई, नहीं ये नहीं है, ये तो अपने पास ये बात लिखी हुई थी उसमें, है ना। 12 जून ये लिखा, अंटिल द 1 अगस्त 1944 को उसकी अंतिम एंट्री थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेज। और बाद में बात करें तो अंततः इवेंचुअली अंततः अपने पास इस डायरी को कई भाषाओं में, इसकी मूल जो भाषा थी वो डच थी, उसको बाद में कई भाषाओं में लिखा गया भाई, जैसे अंग्रेजी में लिखा है, इसके अलावा हिंदी में लिखा है, ये भाषाएं बता रहा हूँ कि हिंदी में लिखा ही नहीं। इसके बाद में एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताबों में से एक बन गई। इसके बाद देयर हैव आल्सो बीन सेवरल, इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे थे भाई फिल्म्स, इस पर कई फिल्म्स बनाई गई इस टाइप पे, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, इसके अलावा टेलीविजन पे शो वगैरह किए गए, नाटकीय प्रोडक्शन किया गया भाई। थिएट्रिकल का मतलब क्या होता है, नाटकीय, क्या होता है भाई, नाटकीय होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी बातें ये भी की गई। एंड इवन एन ओपेरा, एक ओपेरा भी रखा गया भाई। ओपेरा अपने पास पाश्चात्य देशों का एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम होता है जिसमें अपने पास एक राग के साथ वो बताया जाता है, प्रदर्शन होता है राग के साथ। इसके बाद बेस्ड ऑन द डायरी, उस डायरी पे आधारित। अच्छा, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ एन मेच्योर एंड द इंसाइटफुल माइंड, और ये क्या है, ये बताया गया है डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन किया गया है कि एक मेच्योर गर्ल, एक परिपक्व गर्ल, और इंसाइटफुल माइंड, एक सोचनीय दिमाग, बिल्कुल तर्कशील जो दिमाग है उसका वर्णन किया गया। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, और इस डायरी में जो नाजी आक्रमण था उस दौरान प्रत्येक दिन कैसा जीवन यापन चल रहा था लोगों का, वो बात बताई गई है। तो डायरी तो शानदार लिखी। इसके बाद एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड द डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम। अपने पास जो उस समय अपने पास एन फ्रैंक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा की जाने वाली लड़की बन गई उस होलोकास्ट विक्टिम में। ये होलोकास्ट क्या होता है, होलोकास्ट में एक छोटी सी बात बता देता हूँ क्या होता है होलोकास्ट। होलोकॉस्ट का मतलब ही होता है नरसंहार जो होता है बड़े स्तर पर सुनियोजित तरीके से। तो जो नाजी लोग थे उन्होंने लाखों लोगों को अपने पास नरसंहार कर दिया। नरसंहार का मतलब उनका कत्लेआम करवाया, उसको कहते हैं होलोकॉस्ट। क्या मैं बता देता हूँ, नरसंहार जिसको अपन कहते हैं वो होता है होलोकॉस्ट। तो इस नरसंहार में अपने पास जो लोग मारे गए थे उनमें अपने पास, वैसे नरसंहार में नहीं मारी गई, ये अपनी बीमारी से मारे गए थे, लेकिन इस दौरान जो मारे गए लोगों में एन फ्रैंक जो थी दुनिया की सबसे ज़्यादा चर्चित जो लड़की है, सबसे ज़्यादा बात की जाने वाली लड़की है, वो बन गई थी। अच्छा, अब यहाँ से अपने पास शुरू करते हैं अपना चैप्टर में जो उसने अपने स्कूली जीवन जिया था भाई, है ना, इस युद्ध के दौरान जो उसका जीवन चल रहा था, स्कूली जीवन जो
उसकी बात अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। और स्कूल में क्या होता है, स्कूल में गुरुजी से तू मैं भी हो जाती है, तर्क वितर्क भी हो जाता है, और अंत में गुरुजी भी सुधर जाते हैं और बच्चे भी सुधर जाते हैं, है ना। तो आप भी तो वैसे ही बच्चे हो। चलिए, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, यानी डायरी लिखना, डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, डायरी लिखना एक बड़ा ही अजीब अनुभव होता है। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजीब जिसको अपन कहते हैं, है ना, अजीब। और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, अनुभव होता है। और फॉर समवन लाइक मी, कोई मेरे जैसी जो लड़की है, मेरे जैसी उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए डायरी लिखना एक बड़ा ही क्या होता है, अजीब अनुभव होता है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं कि मैंने पहले कुछ लिखा ही नहीं था, मैंने पहले भी लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन, लेकिन मैं ये बात मानती हूँ कि बाद में जब डायरी लिख लूँगी, नीदर आई, ना तो मैं, नोर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, कोई किसी भी, ना तो मैं और ना ही किसी अन्य लोग को, और जो लोग हैं उनको कोई रुचि नहीं होने वाली है। म्यूजिंग्स क्या होती है, अपनी बेतुकी जो बचपना बातें होती है ना, बचपना बातें लिख देता हूँ मैं, है ना, बचपना जो बातें होती है उनमें कोई रुचि नहीं लेने वाला है, यानी मैं ही नहीं लूँगा। अरे आप जब छोटे बच्चे थे तो जैसी आपकी रुचि थी, क्या आज वैसी रुचि है? नहीं है। अब आज जैसी रुचि है, आज जैसा मन है, क्या वो कल होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यही बात वो कर रही है। ओह वेल इट डजेंट मैटर, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मुझे ये क्या करे, ठीक है, लेकिन इट डजेंट मैटर का मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे तो लिखना महसूस होता है कि मुझे लिखना है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे तो अपने ऑफ माई चेस्ट का मतलब क्या होता है, मेरे मन में, मेरे दिल में जितनी भी बातें हैं वो मुझे लिखनी है, ये मुझे लगा भाई। इसके बाद पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अब ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर प्रश्न भी पूछ सकता है और ये पैराग्राफ भी आ सकता है भाई, ये पैराग्राफ आ सकता है। यहाँ से लेके इसके आगे मैं बात बताने वाला हूँ। कागज जो होता है वो इंसानों से ज़्यादा धैर्यवान होता है, इस लाइन का जो अर्थ वो ये है। इसके बाद क्या कर, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, मैंने ये कहा, जो कहावत है ये उन दिनों में मैंने सोची, कब, वेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं उस दिनों कुछ थोड़ा डिप्रेस्ड, चिंतित महसूस कर रहे थे, तनाव महसूस, डिप्रेस का मतलब क्या होता है, तनाव होता है, तनाव लिख देता हूँ मैं ना, डिप्रेस का मतलब तनाव होता है। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और जब मैं अपने पास बैठी थी घर पे, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, जब मैं अपनी ठुड्डी को अपने हाथ में लिए बैठी थी। कभी कभी आप भी ऐसे बैठ जाते हो, चिन चिन ठुड्डी होती है, अपने हाथ में लेके ऐसे विचार करते हो कि नहीं करते हो, करते हो। तो वैसा विचार मैं भी कर रही थी, डिप्रेस थी। तो उस दिन मेरे दिमाग में आया भाई, बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं बिल्कुल बोर हो रही थी। लिस्टलेस का मतलब होता है नीरस, जिसमें कोई रस नहीं होता है, उदास जिसको अपन कहते हैं। वंडरिंग, आश्चर्यचकित हो रही थी। वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मैं ये सोच रही थी कि मुझे घर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए कि घर रहना चाहिए, घर रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए, घर जाऊँ कि बाहर जाऊँ, बाहर जाऊँ कि घर रहूँ, है ना, वो बात थी भाई। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और अंत में मैंने निश्चय किया कि मैं जहाँ पर थी मैं वहीं पर रुकी। ब्रूडिंग, मैं वहीं पे बिल्कुल अपने पास सिकुड़ के बैठी रही। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, कागज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बेकन नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड टू ए डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, यानी कहने का मतलब, और ये जो मेरी स्टिफ है, ये जो मेरी बातें हैं जो इस डायरी में लिखी गई है, मैं नहीं चाहती कि कोई और सुने जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, हाँ, इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। कहाँ, उस डायरी को लिखने में। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब चलिए मैं पॉइंट पे आती हूँ, जो मैंने पॉइंट रखा है। दैट प्रोम्प्टेड, जिसने मुझे ललायित किया, प्रोम्प्टेड का मतलब होता है ललायित करना, है ना, ललायित, सर ये क्या शब्द होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं लिखने के लिए। हाँ, मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ, बता देती हूँ, ताव नहीं हूँ, ताह नहीं, ता है, ती है, ते है, वो अलग मैटर है। हाँ, कि मैं डायरी क्यों रखूँगी, क्यों रखना चाहती थी। आई डोंट हैव फ्रेंड, सबसे पहली बात तो मेरे कोई दोस्त नहीं था, है ना, सबसे बड़ी बात समस्या होती है आपकी उम्र में, जो बच्चा होता है उसके दोस्त होते हैं, लेकिन इसका दोस्त नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलिए मैं ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बताती हूँ।
स्पष्ट क्लियरली साफ साफ बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कोई विश्वास, क्योंकि कोई भी ये बात विश्वास नहीं करेगा कि भाई एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप देख लो, आप अकेले हो क्या? ना रहे, बिल्कुल नहीं हो। स्कूल में जाओगे, हाँ मैं इसके साथ जाऊंगी, ऐसे तो कुछ कर ही नहीं सकती मैं। इसके बाद में एंड आई एम नॉट, लेकिन और मैं हूँ भी नहीं, चिंता मत करो मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत ही प्यार करने वाले मेरे माता पिता हैं। एंड ए 16 year old सिस्टर, और एक 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और वहाँ पे 30 लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ, अपना शुभ चिंतक कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है भाई। लविंग आंट्स, मेरी प्यारी चाचियाँ हैं। एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर है। नो वन ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, हाँ सरफेस पे देखूँ, सतह पे देखूँ, ऊपरी तौर से देखूँ तो मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, के सिवाय यानी के सिवाय का मतलब नमः शिवाय नहीं है ना, नमः शिवाय करने लग जाओ, वो नहीं, के अतिरिक्त होता है। के सिवाय का मतलब के अतिरिक्त। माई ओनली वन ट्रू फ्रेंड, बस एक सच्चा दोस्त नहीं है मेरे पास, मेरी सच्ची दोस्ती नहीं है मेरे पास। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, और जब मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ, इज हैविंग अ गुड टाइम, तो वो एक अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, हाँ लेकिन आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, मेरे पास दोस्त हैं लेकिन मैं उनसे हर तरीके की बात नहीं कर सकती हूँ। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, बस साधारण सी जो हर रोज़ बात होती है, बस वही बातें करती हूँ दोस्तों के साथ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हाँ मुझे नहीं लगता कि हम थोड़े निकट आ सकते हैं, कि दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे अपन कुछ राज नहीं छुपाते, हर चीज़ बताते हैं, वो बढ़िया दोस्त होता है। ऐसा दोस्त जिसको रात को 12 बजे फ़ोन किया, कहाँ, बोले यहाँ, तो बोला आ जा, और वो पूछे नहीं कि नहीं पूछ रहा, वो ये नहीं पूछे कि कहाँ जाना है, क्यों करना है, क्या बुला रहा है, तो मान के चलो वो सच्चा दोस्त है ना। रात को फ़ोन किया 2 बजे, अरे यार ये काम है, आ जा, बोला आया, बस इतना जो होता है वो होते हैं दोस्त। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही एक समस्या है मेरे पास कि हम निकट नहीं आ सकते दोस्तों में, तो ये समस्या है। मे बी इट माई फॉल्ट, शायद हो सकता है मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और कन्फाइड इन का मतलब होता है विश्वास, और शायद ये इसलिए है कि हम एक दूसरे में विश्वास नहीं करते हैं। इन एनी केस, फिर भी किसी भी बात से, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, बस ये मैं जो बातें बता रहा हूँ ऐसी ही घटनाएं चल रही हैं, ऐसी बातें हैं मेरे जीवन में। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, क्या होता है अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये चेंज भी नहीं होने वाले हैं, इनमें कुछ बदलाव भी नहीं होने वाले। लाइबल टू चेंज का मतलब अब ये जो मेरी परिस्थितियां हैं ये नहीं बदलने वाली है भाई। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है मैंने डायरी शुरू की थी, डायरी लिखना प्रारंभ किया था। ये प्रश्न आएगा, एन फ्रैंक ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया, तो इसका आंसर ये होगा, चिंता मत करो मैंने करवा रखा है, आप तो बस सुनते चलो। टू इनहेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अगर मैं बात करूँ क्या, टू इनहेंस वृद्धि करना, किसमें, द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अगर मैं अपनी कल्पनाओं में, इमेजिनेशंस का मतलब क्या होता है कल्पना, अगर मैं अपनी कल्पना में बात करूं अपने इस अवेटेड फ्रेंड के बारे में, जो इंतजार किया था मैंने इस फ्रेंड का, इसकी कल्पनाओं में मैं बात करूं, आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी, तो मैं इस डायरी में कोई बेतुकी बात, जोट डाउन का मतलब क्या होता है यहाँ वहाँ की बेतुकी बात लिखना, तो वो नहीं चाहती थी, क्योंकि दोस्त के पास तो अपन सारी खुल के बात करते हैं, तो इसके बाद इसके साथ भी मैं सीधी बात करूँगी। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, और ज़्यादातर लोग डायरी में यही करते हैं, यहाँ की उठा के लिख देते हैं, यहाँ की उठा के लिख देते हैं, और फिर वो बेतुकी बातें बन जाती है। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं तो चाहती हूँ कि डायरी मेरी दोस्त बने, और दोस्त क्या होता है, दोस्त जिसके पास हम सारी बातें शेयर करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस डायरी का नाम रखने वाली हूँ किटी, याद रखना इसका नाम क्या है डायरी का, किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, हाँ ये क्योंकि मेरे कोई भी शब्द किटी के प्रति नहीं समझ सकता है। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं इसको सही तरीके से रखती हूँ तो, यानी अगर मैं इसको क्या करती हूँ, इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन,
यानी मैं अपने पास सही बातों को अगर यहाँ वहाँ घुमा देती हूँ तो कोई भी मेरी इस डायरी में विश्वास नहीं करेगा, नहीं करता। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो मैंने ये चुना कि मैं अपने जीवन का अपने पास क्या है ब्रीफ स्केच का मतलब मैं अपने जीवन के बारे में लिखूंगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, वैसे तो मैं ज़्यादातर ये ना पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ ये मैं ज़्यादा चुनूंगी अपने जीवन के बारे में लिखना। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिताजी बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति, बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति, बहुत ही समझदार व्यक्ति। एडोरेबल का मतलब समझदार व्यक्ति जो होता है वो थे भी। हाँ, डिडेंट मेरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36। जब तक कि मेरे पिताजी 36 साल के नहीं हो गए उन्होंने मेरी मम्मी से शादी नहीं की। एंड सी वॉज 25, और जो मम्मी थी उसकी उम्र मेरी 25 साल थी। जब तक कि पापा है वो 36 के नहीं हो गए और मम्मी है 25 की नहीं हो गई तब तक उन्होंने शादी नहीं करी। इसके अलावा माई सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। अगर मैं बात करूं मेरी बहन मार्गोट की तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में पैदा हुई। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। और अगर मैं बात करूं तो मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में 4 साल की हुई तब तक रही गई। जब तक मैं 4 साल की नहीं हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिताजी हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर मेरी मम्मी एडिथ हॉलैंडर, नाम याद रखना, एडिथ हॉलैंडर उसकी मम्मी का नाम है। फ्रेंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और सितंबर में 1939 के सितंबर में वो भी अपने पास क्या है मेरे फादर के साथ रहने के लिए हॉलैंड चली जाती है। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू, और जबकि मैं और मार्गोट भेज दिए गए कहाँ, आसेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। हम दोनों बहनों को आसेन भेज दिया गया मेरी दादी के साथ रहने के लिए। हाँ, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट जो थी उसे दिसंबर में अपने पास कहाँ हॉलैंड बुला लिया गया। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मुझे फरवरी में वहाँ पे भेज दिया गया, हॉलैंड में भी चली गई भी। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और कैसे भाई मार्गोट का जन्मदिन था और उसी दिन मुझे उसके गिफ्ट के तौर पे मुझे वहाँ पेश कर दिया गया। क्या है ये अपने पास प्लंक्ड डाउन का मतलब रख देना, कहाँ, बर्थडे गिफ्ट के स्थान पे जहाँ पे केक वगैरह होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे ले जाया गया फरवरी में। इसके बाद आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी स्कूल, और मैंने वहाँ पे तुरंत ही मोंटेसरी स्कूल है वो ज्वाइन कर ली भाई। मोंटेसरी स्कूल में मुझे भेजा गया। मोंटेसरी स्कूल क्या होती है, जहाँ पे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। ये अपने पास मोंटेसरी नामक जो महिला थी अपने पास उन्होंने शुरू की थी। ये साइकोलॉजी की बात है, ये बाद में बात करेंगे। आई स्टैट देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं कब तक रुकी वहाँ पे, जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हुई मोंटेसरी स्कूल में। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और जब मैं अपने पास फर्स्ट फॉर्म में हुई, पहली क्लास में हुई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेज कुपरस, और मेरी एक टीचर थी मिसेज कुपरस, द हेड मिस्ट्रेस, जो कि अपने पास उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। हम दोनों आंसू रोए भाई, आंसू रोए, आंसुओं में मतलब आंखों में आंसू लेके रोए रहे। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को फेयरवेल कह रहे थे। वो स्कूल अपने पास 5th क्लास तक था, तो 6ठी क्लास में जैसे ही हुई उसको वहाँ से जाना था, तो एक दूसरे की विदाई में रोए भाई वो दोनों। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल। 1941 की जो समर थी, गर्मियाँ थी, उसमें दादी बीमार हो गई। एंड हैड हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन किया जाना था, ऑपरेशन हुआ भाई। सो माई बर्थडे पास्ड विथ ए लिटिल सेलिब्रेशन, और इसीलिए मेरा जो जन्मदिन था उस पर कोई ज़्यादा आनंद नहीं लिया गया, बहुत ही न के बराबर जो अपने पास सेलिब्रेशन था वो हुआ भाई। ग्रैंड मा डेड इन जनवरी 1942। अगर मैं बात करूं मेरी दादी की, तो दादी है वो जनवरी 1942 में अपने पास भगवान के पास चली गई, या उनका देहांत हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, और कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, कितना उनको याद करती हूँ। उनको किनको? दादी को। एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उनको प्रेम करती हूँ। मेरी दादी की बात, अपनी दादी की बात करिए। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप द फॉर अदर्स, एंड ग्रैंडमा's कैंडल वाज लिट अलोंग विथ द रेस्ट। और कहने का मतलब जो 1942 का जो जन्मदिन था मेरा, वो थोड़ा सेलिब्रेशन किया गया भाई, और उस जन्मदिन पर जो मेरी दादी थी और जो अन्य लोग थे उनके लिए कैंडल भी जलाई गई थी। इसके बाद हाँ,
द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और हम चारों कौन, मार्गोट फ्रैंक, एन फ्रैंक, हॉलैंडर, जो एडिथ हॉलैंडर है, और ओटो फ्रैंक, ये चारों यानी दो बेटी और माता पिता उनके, वो अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और इस तरीके से चलते 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 चलते, है ना, चलते चलते वो नहीं, हाँ, वो 1942 में आ गई भी। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं अपना एकमात्र गंभीर जो डेडिकेशन था, एकाग्रता थी, वो मेरी डायरी की तरफ आ गया भाई। इसके बाद में बात करें डियरेस्ट किटी, यहां से शुरू करते हैं। सैटरडे 20 जून 1942, और क्या लिखती है, डियरेस्ट किटी, मेरी सबसे प्यारी किटी। किटी कौन, डायरी, ये कौन है भाई, ये डायरी है उसकी, ये क्या है, ये डायरी है उसकी, है ना, याद रखना कहीं भूल जाओ। हाँ, ओवर इंटायर क्लास इज क्वाकिंग इन इट्स बोट्स, यानी सारी जो क्लास है, ये बात बता रही भी, अब अपनी कक्षा की बात करी कि ओवर इंटायर, इंटायर का मतलब संपूर्ण, इंटायर का मतलब क्या होता है, संपूर्ण होता है। जो क्लास है वो क्वाकिंग इन इट्स बोट्स का मतलब क्या होता है, अपने अपने दोस्तों के साथ वो कर रहे हैं ना, गुटरगु जो बोलते हैं आप लोग, कचर पचर कचर पचर, वो बातें वो कर रहे थे भाई। हाँ, तो क्वाकिंग इन बोट्स इट्स बोट्स का मतलब होता है एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। द रीजन, इसका कारण क्या था भाई, सारी क्लास एक दूसरे से बात करी थी। ऑफ कोर्स निसंदेह इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप एंड टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, क्योंकि आगे जो होने वाली मीटिंग थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें टीचर्स हमें बताएंगे कि कौन सा बच्चा है वो आगे जाएगा, आगे वाली क्लास में जाएगा, और कौन सा बच्चा है वो अपने पास यहीं पे रुक जाएगा। अरे सीधी सी बात है, रिजल्ट सुनने वाला था, रिजल्ट आने वाला था, तो बच्चे चर्चा कर रहे थे, अरे यार तू पास हो जाएगा कि नहीं होगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा, अरे हम दोनों पास हो जाएंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, तू 3rd डिवीजन से पास हो जाएगा, मैं 1st डिवीजन से, है ना, ऐसी बातें। इसके बाद हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी से ज्यादा क्लास तो शर्त लगा रही थी। बेट का मतलब शर्त, चल शर्त लगा ले तू, ऐसा हो जाएगा, शर्त आप भी बहुत लगाते हो। जीएन एंड आई लव अवर सेल्वेज, अब ये जीएन है ना, यहाँ पे उसकी दोस्त का नाम है, एंड आई लव अवर सेल्वेज सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे 2 बच्चे थे, लड़के थे, हम उनकी बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे, मैं और जीएन। सीएन एंड जेकस, और बच्चों के नाम क्या, सी एंड जेकस है। Who have stocked their entire holiday savings their bed, और वो हमेशा अपने पास शर्त में अपनी छुट्टियां हैं वो बिता देते हैं, क्या है, हॉलीडेज, सेविंग्स ऑन देयर बेड, और उसने अपने पास जो छुट्टियों की बचत थी, वो दोनों ही दोस्त अपने पास, छोरे जो होते हैं वो नालायक होते ही हैं थोड़ी से, तो उन्होंने जो बचत करी थी छुट्टियों में वो सारी शर्त में खो देते हैं, तू शर्त लगा, तू शर्त लगा, तू शर्त लगा। इसके बाद क्या है, नो आई एम नॉट, वो क्या, नहीं मैं नहीं हूँ। इवन जीज प्लीडिंग ग्लेंसेज, यहाँ सॉरी, यहाँ पे अपने पास यहाँ से रहेगा, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, वो सुबह से रात तक क्या करते हैं, इट्स यू आर गोइंग टू पास, वो क्या कहते हैं, ये तुम हो जो पास होने वाले हो। नो आई एम नॉट, वो कहता है ना मैं तो नहीं होऊंगा। यस यू आर, दूसरा कहता है हाँ नहीं तुम होने वाले हो। नो आई एम नॉट, दूसरा कहता है ना यार मेरे से बस की बात है, नहीं ये पास नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लेंसेज एंड माई एंग्री ऑब्स्ट्रक्ट्स कांट काम डाउन दैम, यहाँ तक कि जो अपने पास क्या है, जीएस थी, जो जीएस थी उसने अपने पास उनसे प्लीडिंग की, प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी उनसे, उन 2 नालायक लड़कों से। एंड ग्लेंसेज एंड माई एंग्री ऑब्स्ट्रक्ट्स कांट, और मेरा जो गुस्सा था वो भी उन्हें, ऑब्स्ट्रक्ट्स का मतलब होता है रोकना, बाधा पहुंचाना ना, यहाँ पे रोकने से लिया गया है, रोकना, वो भी उनका जो बातें चल रही थी ना उनको रोक नहीं पाए भाई। कुछ होते हैं नालायक बच्चे जो अपने पास क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं, बोलते ही जाते हैं, बाद में डंडे पड़ते हैं, थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, फिर डंडे पड़ते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, फिर डंडे पड़ते हैं, है ना, ऐसे भी बच्चे होते हैं। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछते हो, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, और अगर आप मेरे से पूछो तो वहाँ पे बहुत सारे बेवकूफ़ बच्चे हैं जिनको 1 क्वार्टर ऑफ द क्लास का मतलब 1/4 जो बच्चे हैं उनको अपने पास फेल कर देना चाहिए, पीछे की क्लास में रख लेना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन टीचर्स जो होते हैं एक ऐसे प्राणी हैं इस पृथ्वी पे जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं हो सकती है ना, जिसको भविष्य में अनप्रिडिक्टेबल, भविष्यवाणी नहीं करने होने वाला, भविष्यवाणी नहीं होना, ये नहीं होना जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है।
अच्छा नेक्स्ट है, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। हाँ, यद्यपि मैं अपनी लड़की दोस्तों के बारे में और मेरे बारे में कोई चिंता नहीं है, हम पास होने वाले हैं, हम टैलेंटेड हैं, हम पास होंगे। इसके बाद है वी विल मेक इट, हम कर लेंगे, वी विल मेक का मतलब हम कर लेंगे, मतलब हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स इज मैथ। बस एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं संदेह है मुझे। संदेह क्या है? वो जो सब्जेक्ट है वो क्या है? गणित है भाई, और गणित सब्जेक्ट होता भी टफ है भाई, बहुत तगड़ा होता है। एनीवे चलो ठीक है, फिर भी ऑल वी कैन डू इज वेट, हम जो कुछ भी कर सकते थे वो था इंतजार, इंतजार इंतजार इंतजार, तो केवल इंतजार था भाई। अनटिल देन, तब तक कि नहीं, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, और उस समय तक हमारे पास एक ही बात थी कि हमें क्या है, अपना हृदय नहीं खोना है, हमें निराशा नहीं लानी है दिमाग में, निराश नहीं होना है जीवन में। निराशा यानी चिंता चिता का घर होता है, और अगर आप निराश हो गए जीवन में तो मान के चलो आपका लक्ष्य अधूरा रहने वाला है। निराशा नहीं रखनी है जीवन में। कहते हैं ना, असफलताएं वो समय होता है, जो असफलता होती है ना जीवन में, असफलताएं वो समय होता है जो आपको सफलता की तरफ अग्रसर करता है। तो इसका मतलब है जीवन में असफलता भी होनी जरूरी है, बहुत सीखने को मिलता है असफलताओं से। लेकिन असफलताओं से घबरा के आप है ना ऐसे मत कर लेना कि बस अपने पास अरे अब कुछ नहीं होगा जीवन में। मैं बताता हूँ आपको एक घटना। ज्योति मौर्य नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो छोटी सी बात बता देता हूँ मैं। छोटी सी बात बताएं तो आप लोगों को याद होगा कि एक लड़की थी जिसने शादी हो गई भी उसकी, और शादी होने के बाद में जब उसके हस्बैंड ने, उसकी इच्छा हुई कि मैं पढ़ूंगी भाई, तो उसके हस्बैंड ने उसको तैयारी करवाई तो वो लड़की बन गई एसडीएम। अब लड़की एसडीएम बन गई, लड़का था 4th ग्रेड में, चपरासी था, तो उसने भाई उसको क्या है तलाक दे दिया। वो लड़का टूटा नहीं, असफल हो गया भाई, कोई बात नहीं है, उसने अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच के क्या किया कि अपनी वाइफ को पढ़ाया, और बाद में वो उसको छोड़ देती है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, छोड़ दिया, चली गई भाई, उसकी मर्जी थी। लेकिन वो लड़का दुखी नहीं हुआ, वो लड़का अपने पास अपने उस जज्बातों को छुपा के रखा, और 3 साल तक उस लड़के ने मेहनत करी है। अभी हाल फिलहाल में आप याद आ जाएगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो उसकी बात अवश्य कभी ना कभी आपके सामने आएगी। तो उसने 3 साल तक मेहनत करी, 3 साल हो गई उन बातों को, अभी की बात बता रहा हूँ मैं, कोई पीछे की बात नहीं है। 3 साल तक उसने बहुत मेहनत करी भाई, 3 साल तक लगातार मेहनत करी, और अभी जो अपने पास एसडीएम का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें वो इंटरव्यू देने गया है। तो सोच के देखो, अगर उसे अपने पास रैंक अच्छी मिल गई तो वो उस लड़की से ऊपर होगा कि नहीं होगा। तो ये होता है असफलताओं के पीछे सफलता का कारण। यानी वो कहते हैं ना, दिल में लगी जो आग वो जमाने में लगा देंगे, है ना, वो वाली बात हो गई यहाँ पे। तो लेकिन अपन यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, अंटिल देन वी कीप, हाँ ये हम क्या कर सकते थे, हम केवल ये कह सकते थे निराश मत हो, पास हो जाएगा। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी विथ वेल विथ ऑल माई टीचर्स। हाँ, मेरे टीचर्स के साथ बहुत ही शानदार संबंध है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हंसी खुशी से हम टीचर्स के साथ रहते हैं। देयर आर 9 ऑफ देम, अगर मैं बात करूं टीचर्स की तो वहाँ पे 9 टीचर्स हैं, 7 मेन एंड 2 वीमेन, अगर मैं बात करूं तो 7 तो व्यक्ति हैं और 2 महिलाएं टीचर हैं हमारे पास। मिस्टर कीजिंग, अब आप बात करते हैं एक बढ़िया टीचर के बारे में। द ओल्ड फोगी एंड टीचर टीच मैथ। अब हमें जो होते हैं, एक बूढ़ा मेंढक जो होता है वो जो मिस्टर कीजिंग है उसके बारे में आप भी तो नाम निकालते हो ना टीचर्स के। हाँ, वैसे इसने निकाल रखा ओल्ड फोगी, कहती है वो हमें गणित पढ़ाता है। वाज एनॉयड विथ, वो बहुत ही गुस्सा है भाई, किससे? विथ मी, मुझसे, फॉर एज, कई समय से, लंबे समय से मेरे से नाराज है। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मैं बातें बहुत करती हूँ, और टीचर्स की क्लास में जब बात होती है तो गुस्सा तो आता ही है। तो मिस्टर कीजिंग उससे नाराज थे। आफ्टर सेवरल में वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद में, ही साइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया भाई। बोले कि तू चुप तो होती नहीं है, तो ये ले, तू ये भी कर, तू ये भी कर, तू ये भी कर, तू ये भी कर, है ना वो बात। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या दिया, एक निबंध लिखने के लिए दिया मुझे। निबंध किस पे लिखना था? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है? एक बक बक डब्बा जिसको अपन कहते हैं चैटर बॉक्स। चैटर मतलब बक 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 बक, और बॉक्स का मतलब डब्बा, तो एक होता है चैटर बॉक्स। मैं इसको चैटर बॉक्स ही बोलूंगा। एक चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स पे व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, क्या लिख सकते हो भाई तुम। यानी मैं कहूँ अरे तुम्हें, तू बहुत बातें करता, तू चैटर बॉक्स पे लिख के ले क्या, तू बक 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 डब्बे पे लिख के ले क्या, तो क्या लिख के ले क्या होगे, क्या लिखोगे आप लोग? कुछ नहीं है आप लोगों के पास। हाँ, आई वुड वरी अबाउट दैट इट लेटर, लेकिन मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूंगी, अभी नहीं।
आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल, जोटेड डाउन का मतलब नोट कर लेना, लिख लेना, है ना, मैं लिखना लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने ये लिख लिया भाई, द टाइटल इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक में। टक्ड इट इन माई बैग, इसको मैंने अपनी नोटबुक में टाइटल लिखा, टाइटल के साथ नोटबुक अपनी बैग में रखी। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और बिल्कुल चुप रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आदत क्या होती है बच्चों की, बहुत नकटी होती है ना, बहुत वो उनको कई बार कह देते हैं फिर भी शुरू हो जाते हैं, थोड़ी देर चुप होते हैं फिर शुरू हो जाते हैं, थोड़ी देर चुप होते हैं फिर शुरू हो जाते हैं। ये बच्चों की आदत भी होती है। दैट इवनिंग, उस शाम को, आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को मैंने अपना आई हैड फिनिश्ड, मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। द नोट अबाउट द ऐसे कोट माई आइज, फिर जब मैंने कंप्लीट कर लिया था तो मेरे सामने वो जो नोट लिखा था मैंने चैटर बॉक्स वाला है, वो उस पर मेरी निगाह गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चिविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन स्याही वाला पेन जो होता है, मैं उस टॉपिक के बारे में अपने पेन को अपने मुंह में चबाते हुए सोच रही थी। आप में भी आदत होती है कभी कभी सोचते सोचते ऐसे मुंह में ले लेते हो पेन को। सी बात है, हाँ। एनीवन कुड रेम्बल एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, हाँ। बच्चे जो होते हैं मोस्टली, ज़्यादातर बच्चों की पहचान होती है, कोई टॉपिक दिया इसमें जगह छोड़ छोड़ के लिख देते हैं। रेम्बल ऑन एंड लीव, रेम्बल ऑन का मतलब क्या होता है, अपने पास स्पेस दे दे के जो बड़े बड़े अक्षर लिखना, एंड बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों के बीच में जगह छोड़ देते ताकि बड़ा लगे। लेकिन बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन मुख्य बात तो ये थी कि कक्षा में ये साबित करना था कि बातें करना भी बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए, यानी बच्चे अगर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आई थॉट एंड थॉट, मैंने विचार किया एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और फिर मेरे मन में एक विचार आया भाई, अचानक दिमाग में आया भाई। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, अब मिस्टर कीजिंग ने मुझे जो होमवर्क दिया था मैंने 3 पन्ने लिख डाले भाई, 3 पेज। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट हुई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने तर्क दिया भाई उस निबंध में, मैंने तर्क दिया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक गुण होता है, ट्रेट का मतलब क्या होता है, गुण होता है किसका, बच्चों का, बातें करना। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं कोशिश करूंगी जहां तक मेरे से कंट्रोल होगा, जहां तक मैं इसको संयमित कर सकती हूँ मैं इतनी कोशिश करूंगी, वादा करती हूँ। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. हाँ, लेकिन मैं उन आदतों का क्या करूं, क्योंकि जो आदतें मुझे वंशानुगत मिली है, क्योंकि मेरी माँ भी जो थी वो बहुत बातें करती थी, यानी मम्मी बातें करती थी, तो जो गुण मुझे अपनी मम्मी से मिला मैं उसके प्रति तो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और आपके पास जो वंशानुगत गुण होते हैं, इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, वंशानुगत होता है, वंश से मिला गुण, वंशानुगत से जो गुण होते हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो। आदत होती है कि नहीं होती, जैसे मम्मी की आदत ज़्यादा बोलने की है तो बेटी भी ज़्यादा बोलती है, पिता ज़्यादा मेहनती होता था बेटा भी मेहनती होता है, ऐसे गुण आते हैं, 100% आते हैं। वो कहते हैं ना, एक साइकोलॉजी में कहते हैं कि 90% जो अपने अंदर गुण होते हैं वो अपने पेरेंट्स के होते हैं, 10% जो गुण होते हैं वो हम बाहर से अर्जित करते हैं, ये साइकोलॉजी का नियम है। इसके बाद मिस्टर कीजिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मिस्टर कीजिंग भी हंसे भाई मेरे आर्ग्यूमेंट पे, तर्क दिया, मिस्टर कीजिंग हंसे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन मैंने अपने पास, प्रोसीडेड का मतलब होता है जारी रखना, आगे बढ़ना, है ना, जारी रखना। मैंने अपने अगले क्लास तक जब बातें जारी रखी, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, तो उसने मुझे दूसरा ऐसे और दिया भाई, बोला कि तुम अब और लिखो, और कहता है दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स, इनक्रेजिबल जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता है, ऐसे चैटर बॉक्स पे तुम्हें निबंध लिखना है। क्या है, एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स, एक बकबक करने वाला डब्बा जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता है, इस पे लिखना था। आई हैंडेड इट इन, मैंने ये हाथ में लिया भी। एंड मिस्टर कीजिंग आई हैड, और मिस्टर कीजिंग है जो थे वो क्या करते हैं, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 फुल लेसन्स, और मिस्टर कीजिंग के पास अपने पास जो लेसन्स थे उस समय तक मैंने कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। हाउएवर, फिर भी ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वो हैड फाइनली हैड इनफ, और लेकिन तीसरे पीरियड में जाते जाते, चैप्टर में जाते जाते ये बहुत ही पर्याप्त हो गया। एंड फ्रैंक एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट एन एसे इन टाइटल,
तो उसने मुझे टाइटल, एक टाइटल पे दिया भाई। वह तीसरे उसने तो दिया, कह दिया इनक्रेजिबल एन इनक्रेजिबल चैटरबॉक्स, लेकिन जब मेरी बातें जारी रही तो उसने फिर कहा भाई, फिर गुस्से में आके कहा एन फ्रैंक एज पनिशमेंट, सजा के तौर पे, पनिशमेंट का मतलब होता है सजा, टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करने के लिए राइट एन ऐसे, एक ऐसे निबंध लिखो। एन टाइटल का मतलब होता है टाइटल, जो अपने पास क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उसका नाम जो टाइटल होता है। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, अब ये अपने पास क्या है, चैटरबॉक्स का जो तीसरी बार नाम दिया वो ये था। क्वैक 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 का मतलब होता है बक बक बक, और सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ये अपने पास क्या है, उस टाइटल का नाम दे दिया भाई ऐसे का। द क्लास रोड, क्लास बहुत हंसी भाई, बहुत हंसी, हंसना ही था। जब मैं आप लोगों की बेइज्जती कर देता हूँ, कभी कभी डांट देता हूँ या कोई बात बोल देता हूँ जो आपके लिए चुभती है, तो बाकी क्लास को तो आनंद आता है कि नहीं। आई हैड टू लाफ, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटरबॉक्सेस, लेकिन मैं अगर वास्तविकता बताऊं तो मैं ये चैटरबॉक्स पे लिखते लिखते अब थक गई थी, मुझे नहीं, अब मैं ऊब गई थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब कुछ समय ऐसा आ गया कि मुझे कुछ अलग करना था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक। माई फ्रेंड सेन, मेरी दोस्त थी सेन, ये नाम याद रखना सेन, हु इज गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी भाई, पोइट्री मतलब कविता लिखने में, कविता बोलने में बहुत अच्छी थी। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, उसने मुझे वादा किया कि मैं उसकी सहायता, वो यानी सेन उसकी सहायता करेगी शुरू से लेके अंत तक, उस चैप्टर जो निबंध था उसको कविता के रूप में लिखने। वर्ष का मतलब क्या था, अपने पास पद्यांश, पद्य जो होता है ना, पद्य है जिसको अपन क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं भाई, है ना, पद्य है क्या होता है जिसको पद्यांश कहते हैं, उसमें लिखने के लिए। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मुझे बड़ा आनंद हुआ, मैं उछली भाई आनंद से। मिस्टर कीजिंग was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, मिस्टर कीजिंग है वो मुझ पे एक मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, ऐसे सब्जेक्ट देकर, ऐसा टॉपिक देकर मेरा क्या मजाक बनाना चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर दैट जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं ये पक्का करना चाहती थी कि ये मजाक उस पे था भाई, ये टीचर पे था, मुझ पे नहीं था। आई फिनिश माई पोइम, मैंने अपनी कविता खत्म करी। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये एक मदर डक यानी मम्मी बतख के बारे में थी। एंड ए फादर डक स्वान, और एक जो हंस होता है उसके बारे में कहानी थी, कविता थी। विथ 3 बेबीज डकलिंग्स, और उनके 3 बच्चे थे बतख, जो छोटे बच्चे होते हैं। हु वर बीटन टू डेथ बाय फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, और उन डकलिंग्सों को, उन तीनों बच्चों को उसके पिता के द्वारा मार दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें या बकबक करते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, हाँ भाग्य से मिस्टर कीजिंग ने वो जोक था अपने पे लिया भाई। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उसने वो कविता क्लास के सामने पढ़ी। एडिंग हिज ओवन कमेंट्स, और उसने अपने कुछ खुद जो स्वयं था, टीचर जो था ना मिस्टर कीजिंग, उसने कुछ बातें जोड़ी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और कई अन्य क्लासेज में भी बात सुनाई भाई उसने। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और वहाँ उस समय के बाद में मुझे क्लास में बात करने की अनुमति दी गई। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और इसके अलावा मिस्टर कीजिंग है वो भी अपने पास क्या है, जोक्स वगैरह सुना रहे हैं क्लास में। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपका जो आनंददायक यानी जिससे अपन सीख सकते हैं, जिससे अपन जान सकते हैं कि बुरे वक्त में भी आपको क्या है, संभल कर सोच समझ कर रहना चाहिए, ये सारी बातें हमने इसे एन फ्रैंक से सीखी है। अब बात करते हैं इसके प्रश्नों के बारे में। मैंने कहा था ना कि प्रश्न भी हम आज ही की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। एडिशनल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और बुक के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। शानदार क्वेश्चंस है, ध्यान से समझ लेना, और जहाँ पे मैं कहूँ वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, जो बार बार क्लास में नहीं देखना पड़े, या आप पॉज करके भी लिख सकते हो, ये ध्यान में रखना भाई। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है पहला है, व्हाट मेक्स राइटिंग ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। मैंने बताया था ना प्रश्न आएगा पक्का। अच्छा, एन फ्रैंक को डायरी लिखना अजीब अनुभव कैसे लगा, क्यों लगा, है ना, क्या लगता है, क्या अजीब लगता है भाई। चलिए ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम एन वॉज राइटिंग ए डायरी, सबसे पहले तो वो पहली बार डायरी लिख रही थी। शी फेल्ट दैट लेटर नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट थॉट्स ऑफ अ यंग गर्ल। बाद में उसने ये भी सोचा भाई, देखो शुरू में मैंने बताया था कि बाद में उसने ये सोचा कि कोई भी आगे जाके इस डायरी में कौन रुचि लेगा भाई, 13 साल की लड़की ने डायरी लिखी, कोई रुचि नहीं लेगा, ये उसके दिमाग में था।
बोथ दीज फैक्ट्स मेड इट्स ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर। और ये दोनों जो बातें थी, ये जो मैंने बता दी, ये दोनों बातें उसको अजीब अनुभव बना देती है, अजीब अनुभव महसूस करवाती है। ये याद रखना। इस ये क्वेश्चन क्या, व्हाट डज एन वांट टू कीप, वाई है ना, वाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, एन डायरी क्यों रखना चाहती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी देख लेना, 2 नंबर का आएगा, ये लो आज लिख के बता रहा हूं, 2 नंबर का आएगा, रट लेना। क्या एन वांटेड टू कीप अ डायरी एंड राइट इन इट बिकॉज सी हैड ए लॉट गोइंग ऑन हर हेड। सबसे पहले तो डायरी क्यों लिखना चाहती थी, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, युद्ध के दौरान की बात थी, बच्चे के मन में बहुत सारी बातें आती हैं, वो सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी भैया ना यहाँ पे। इसके बाद क्या है, सी हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त भी नहीं था, विथ whom शी कुड टॉक अबाउट सच पर्सनल स्टफ, जो कि अपनी व्यक्तिगत बातें जो होती है आप लोगों की, उसके बारे में वो बातें नहीं कर सकती थी, ऐसा कोई दोस्त नहीं था। दस शी डिसाइड टू मेंटेन ए डायरी, यही कारण था कि उसने डायरी रखने का निश्चय किया। तो ये प्रश्न बढ़िया है। Why did Anne think she could confide more than in her diary than people? ये भी बढ़िया प्रश्न है। और वो जो क्या है, पेपर क्या लिखा था, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये वो वाली बात है। ये देखो, अकॉर्डिंग टू एन फ्रैंक, पेपर हैज मोर पेशेंस देन द पीपल, पेपर जो होता है, कागज होता है, मनुष्य से ज्यादा धैर्यवान होता है। सी चोज टू कन्फाइड मोर इन हर डायरी बिकॉज, और वो अपनी डायरी में ज्यादा विश्वास करना चाहती थी क्योंकि सी फेल्ट देयर वाज नो फ्रेंड हु कुड लिसन टू हर विथ इनफ पेशेंस। और वो डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि अपने पास उसके साथ कोई ऐसा दोस्त नहीं था, और वो मानती थी कि वहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं जो उसकी सारी बातें सुने, क्योंकि दोस्तों की बातें तो है, और जो मन की बातें सुनता है वो तो, हाँ मैंने बताया ना, हाँ कहाँ, बोले यहाँ आ जा, और वो पूछे नहीं कि क्यों, तो मान के चलो वो बढ़िया वाला फ्रेंड होता है। तीनों पर्सन एक ही पेज में, बहुत ही शानदार पर्सन है, याद रखना। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं पोस्ट कर लेना इसको। नेक्स्ट है, व्हाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, ये भी बढ़िया पर्सन है, याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। उसने अपने जीवन का चित्रण क्यों किया भाई डायरी में, अपने जीवन के बारे में क्यों लिखा, तो कारण बता देता हूं। एन फील इट वुड बी वेड टू जस्ट सिंपली जोट डाउन फैक्ट्स विदाउट गिविंग हर बैकग्राउंड, यानी कहने का मतलब है एन मानती थी कि भाई ऐसी बेतुकी बातें कर रख देना उस डायरी में, वो बेवकूफियों जैसी बातें हैं। इन केस अगर समवन माइट रीड इट इन फ्यूचर, अगर वो मानती थी अगर भविष्य में कोई इसको पढ़ता है, ही सी वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड रेगुलरली स्टेटेड फैक्ट्स, तो अगर वो अस्पष्ट तथ्य रखूंगी मैं, कोई जीव मतलब यहाँ वहाँ की बातें लिख दूंगी और भविष्य में कोई पढ़ेगा और उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। इसीलिए 10 शी डिसाइडेड टू प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, इसीलिए उसने अपने जीवन का चित्रण लिखने की सोची। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर, ये भी बढ़िया प्रश्न है, ये रिपीट हो चुका है वैसे, लेकिन बढ़िया प्रश्न है भाई। क्या आपको क्या तथ्य लगता है कि वो एन जो थी वो अपनी दादी से ज्यादा प्रेम करती थी, अपनी दादी को चाहती थी, बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं भाई। देखो, द फैक्ट दैट एन स्पेंट सम पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड विथ हर ग्रैंडमदर इन इज सेल्फ सफिशिएंट टू इम्प्लाई कनेक्शन बिटवीन द टू। सबसे पहली बात तो अपने जीवन के 2 साल है क्या, नहीं कुछ, हाँ अपने बचपन का कुछ हिस्सा जो है अपनी दादी के साथ रहती है वो, तो इसमें यह कनेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो बच्चा अपनी दादी के साथ 2 साल तक या कुछ जीवन रहता है तो फिर उसका कनेक्शन हो जाता है। ऑल्सो सी एक्सप्लिसिटली मेंशन इन हर डायरी दैट शी मिसेज हर ग्रैंडमदर मोर देन एनीवन इज अवेयर ऑफ, इज एविडेंट इनफ दैट शी लव्ड हर ग्रैंडमदर। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊंगा भाई, ये जो है ना उसने अपनी डायरी में भी बताया है कि वो अपनी दादी को अन्य लोगों के बजाय ज़्यादा मिस करती है। और यही एक और मैं बता देता हूँ अपने पास है, सी आल्सो लाइटेड ए कैंडल ऑन हर बर्थडे, है ना, ये भी ये बताता है बर्थडे, बर्थडे, और ये भी बताता है कि उसने अपनी दादी के नाम की कैंडल भी अपने जन्मदिन पर जलाई थी। ये भी साबित करता है कि वो अपनी दादी से कितना प्रेम करती थी। तो ये देख लेना भाई, ये लाइन लिखनी है इसमें। नेक्स्ट बात करें, व्हाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विथ एन, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर कीजिंग क्यों नाराज थे
और क्या करने के लिए कहा भाई। देखो, मिस्टर कीजिंग वाज अनॉयड विद एनी बिकॉज शी वाज वेरी टॉकेटिव। सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा बातूनी थी भाई, टॉकेटिव मतलब बातूनी, एंड दिस डिस्ट्रैक्टेड एवरीबडी इन क्लास, और इससे दूसरे का ध्यान भटक जाता था। He assigned her extra homework asking her write an essay on the subject chatterbox, और इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया चैटरबॉक्स नामक टॉपिक निबंध लिखने का। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर एसे। अच्छा, चैटरबॉक्स के बारे में अपना नजरिया क्या रखा, यानी अपने बारे में कैसे जस्टिफाई करती है, एन कैसे जस्टिफाई करती है हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर एसे, अपने निबंध में कि वो एक चैटरबॉक्स है। चलिए देखो, सी गेव टू आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन द एसे, वन दैट चैटिंग इज ए स्टूडेंट्स हॉबी। सबसे पहले उसने दो तथ्य दिए भाई कि चैटर जो होता है, क्या होता है, चैटिंग जो होती है वो एक बच्चों का गुण होता है, एंड अदर रीजन दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स। और दूसरा उसने ये भी कहा भाई कि जो गुण मुझे वंशानुगत मिले उनके बारे में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी माँ भी ज़्यादा बातें करती थी। सी कैरिड दिस जीन्स फ्रॉम हर मदर एज शी वॉज ऑल्सो टॉकेटिव, और उसे ये जो गुण मिले हैं वो उसकी मम्मी से मिले हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो ये हो जाता है पर्सन ठीक है भाई। नेक्स्ट बात में, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। अंत में मिस्टर कीजिंग एन को बातें करने की अनुमति दे देते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक डकलिंग वाली कहानी सुनाती है। एन्स लास्ट ऐसे इन द फॉर्म ऑफ द पोएम शोड मिस्टर कीजिंग द लाइटर साइड ऑफ द नोटी चाइल्ड। अंत में जब वो अपने जो क्या था, क्वाक 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 सैड मिस्टर मिसेज चैटबॉक्स क्या था उसमें, वो टॉपिक देख लेना है, पीछे देख लेना। हाँ, उसके पर उसने कविता के बारे में लिखी थी, और उस कविता को मिस्टर कीजिंग ने एक अच्छे तरीके से लिया भाई। साइड ऑफ नोटी चाइल्ड, यानी उसने ये महसूस किया कि एक जो शरारती बच्चा होता है उसका एक जो पहलू होता है वो कैसा होता है। इट हेल्प ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, और इस कविता से जो जनरेशन गैप होता है, जनरेशन गैप बड़ी समस्या है आज के ज़माने में। ये तो उस ज़माने की बात है, मैं आज की बता रहा हूँ, आज तो बहुत ज़्यादा गैप होता है, जनरेशन गैप से बहुत परेशानी होती है। अच्छा, वाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज शी ट्रीट कीटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। ये प्रश्न ठीक ठाक है, करना तो है ये आप लोगों को, लेकिन ये आएगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, एनी फेल्सिट्स वुड बी वेयर टू सिंपली जोट डाउन फैक्ट्स विदाउट गिविंग हर बैकग्राउंड। सबसे पहले तो उसने ये निश्चय किया कि मैं अगर यहाँ आके तथ्य ऐसे लिख दूंगी बेतुक की बातें तो कोई रुचि नहीं लेगा, ये गलत बस सोचा उसने। इन केस समवन माइट रीड इट इन फ्यूचर, अगर मान के चलो कोई भविष्य में पढ़ेगा, ही सी वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेगुअली स्टडीड फैक्ट्स, तो ये अस्पष्ट जो तथ्य हैं इनको कोई समझ नहीं पाएगा। दस सी डिसाइडेड टू प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, ये पहले आ चुका है प्रश्न, बता रहा हूँ मैं। सी ट्रीटेड किटी एज एन इनसाइडर एज इट वाज हर ओनली ट्रू फ्रेंड, वो उसको इनसाइडर मानती है क्योंकि उसके सच्चा दोस्त यही है। विथ होम सी कुड शेयर ईच एंड एवरीथिंग, जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकती थी। नेक्स्ट बात करें तो हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसेज कुपरस एंड मिस्टर केजिंग, व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर। ये तो कोई प्रश्न नहीं आएगा भाई, है ना, ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन करना आपको जरूर है ये, क्योंकि बाद में सपोज करो गलती से आ भी जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे समझाने की भी आवश्यकता है। इसमें क्या पूछा है कि अपने पिताजी के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में, मिसेज कुपरस के बारे में और मिस्टर केजिंग के बारे में क्या सोचती है, कैसे, व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर, इसके ये आपके एन के बारे में आपको क्या बताता है। चलिए मैं बता देता हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू एन हर फादर इज मोस्ट लवेबल मैन, एन के अनुसार उसके पिताजी बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं। एंड वन कुड एवर कम्स अक्रॉस, जिनके मतलब कोई अगर किसी से मिलता है, अचानक मिलता है, तो उन ऐसे लोगों में उसके पिताजी बड़े प्यारे हैं। सी लव्ड एंड मिस्ड हर ग्रैंड मदर मोर देन सी सॉफ्ड, और उसके बाद में वो अपनी दादी को बहुत ज़्यादा याद करती है। सी वाज ऑन गुड टर्म्स विथ हर टीचर्स एक्सपेक्ट द फॉगी मिस्टर कुपरस और मिस्टर कीजिंग भी। मिस्टर कीजिंग के अलावा सभी टीचर से उसका अच्छा संबंध है। हु टॉट द मैथमेटिक्स, जो कि गणित पढ़ाता था। द हेड मिस्टर मिसेज कुपरस वाज हर क्लास टीचर, और मिसेज कुपरस जो थी वो उसकी क्लास टीचर थी। एंड बोथ वर क्लोज टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के पास निकट थे, बहुत ही गहरा संबंध था। मिस्टर कीजिंग ऑफन पनिश्ड एंड विथ एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स एज ए पनिशमेंट फॉर हर टॉकेटिव नेचर, और मिस्टर कीजिंग उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं उसकी बातूनी आदत के कारण। दिस इंडिकेट दैट एन वाज अफेक्शनेट, है ना, ये अफेक्शनेट है भाई, AFFECTIONATE, याद रखना। हाँ,
एंड ए लविंग पर्सन, और बाद में ये अपने पास इंडिकेट करता है कि वो एक बहुत ही अफेक्शनेट, प्रभावशाली और प्यारे व्यक्ति थे। ये बढ़िया पर्सन नहीं है, तो करना जरूर है। लेकिन व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे, पहले एसे में एन ने क्या लिखा भाई, तो मैं बता देता हूँ। उसने अपने पास वो बात बताई थी कि भाई जो गुण माता पिता से मिलते हैं वो से उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए मैं बताता हूँ। इन हर ऐसे एन मेंशंस दैट शी विल ट्राई हर बेस्ट टू मिनिमाइज टॉकिंग बिटवीन लेक्चर्स। अब वो ये कहती है कि मैं भाई कोशिश करूँगी कि लेक्चर्स के दौरान, अपने कालांश के दौरान मैं चुप रहने की कोशिश करूँगी। बट दिस इज अ ट्रेट शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर, लेकिन ये वो गुण है जो उसे उसकी माँ से मिला है। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू एलिमिनेट एन इनहेरिटेड ट्रेट, और ये सीधी सी बात है भाई, जो गुण हमें वंशानुगत मिला है उसको हटाया नहीं जा सकता है। आल्सो हर मदर टॉक्स एज मच एज शी डज, और उसकी मम्मी भी उतनी बातें करती है जितनी वो करती है, इफ़ नॉट मोर, हाँ ज़्यादा नहीं करे तो भी। She also stressed that talking was a necessary quality for a good student, और वो इस बात पे भी दबाव देती है, स्ट्रेस का मतलब दबाव देना, कि जो टॉकिंग है वो स्टूडेंट्स की आदत है और ये बहुत ही ज़रूरी गुण है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अच्छे छात्र के लिए। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ है एस एन सेज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, बढ़िया पर्सन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ। मिस्टर कीजिंग जो टीचर है वो अनप्रिडिक्टेबल प्राणी होते हैं। मिस्टर कीजिंग के बारे में क्या है, इज में मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल हाउ, अगर मिस्टर कीजिंग है वो क्या उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, नहीं कर सकते भाई, किसी के बारे में नहीं कर सकते, कब राजी हो जाए, कब परेशान हो जाए, कब सजा दे दे पता ही नहीं होता है। हाउ मतलब कैसे। चलिए, यस मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल पर्सन, हाँ मिस्टर कीजिंग एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सन व्यक्ति है। ही इज एंग्री विथ एनी फॉर बीइंग टॉकेटिव इन क्लास, बहुत सबसे पहले तो अपने पास एनी से गुस्सा होते हैं टॉकेटिव होने के कारण। गिव जो है एक्स्ट्रा असाइनमेंट एज ए पनिशमेंट के तौर पे उसको एक्स्ट्रा काम भी देते हैं। बट लेटर ही फाइंड्स हर ऐसे टू बी विटी एंड अम्यूजिंग, लेकिन बाद में उसको एहसास होता है आनंददायक लगते हैं और बुद्धिमानी वाले जो निबंध वो लगते हैं। दिस ब्रिंग्स ए चेंज इन हिम, और इससे उनके जीवन में बदलाव आता है। एंड ही एक्सेप्ट्स हर आर्ग्यूमेंट्स, और वो अपने उसके आर्ग्यूमेंट्स को स्वीकार करता है। ही डेवलप्स ए फनी बॉन्ड टू, वो भी उसके साथ मजाकिया किस्म का एक संबंध बना लेता है, रिश्ता बना लेता है। स्टार्ट्स क्रैकिंग जोक्स इन द क्लास, और क्लास में जोक्स वगैरह करते हैं। दिस चेंज इन मिस्टर कीजिंग्स नेचर सो दैट ही इज अनप्रिडिक्टेबल, और यही जो बदलाव है बताता है कि मिस्टर कीजिंग है अनप्रिडिक्टेबल हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के जीवन का चित्रण याद करना जरूरी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद जरूरी, क्योंकि आया नहीं है, अब की बार आप लोगों के लिए होता है। और ये कितने नंबर का, 3 नंबर का बता रहा हूँ मैं, है ना, याद रखना। चलो, एन वाज ए सेंसिबल 13 ईयर ओल्ड गर्ल, एक बहुत ही भावनात्मक 13 साल की लड़की है। हाँ, दो सी हैड लविंग पेरेंट्स, उसके बहुत ही प्यार करने वाले माता पिता है। 30 फ्रेंड्स, 30 दोस्त भी हैं। सी वाज लोनली, फिर भी वो क्या है, अकेली है। सी कुड नॉट शेयर हर इनरमोस्ट थॉट्स एंड द फीलिंग्स विद हर फ्रेंड्स, जो दोस्त है ना उसके, उनके साथ वो अपनी मन की भावनाएं नहीं शेयर कर सकती है। सी न्यू दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड हर नीड टू कीप अ डायरी, और अपने पास क्या है, कोई नहीं समझ पाएगा कि उसने डायरी क्यों रखनी है। ये क्या है, नहीं एन नहीं है भाई, यहाँ पे एन है ना, एन याद रखना, एन ये लो। एन वॉज वेरी केयरिंग एंड लविंग, एन जो है बहुत ही केयरिंग है और परवाह करने वाली और प्यारी बच्ची है। सी अब्रॉड क्या है, हाँ सी अडोर्ड हर फादर, और वो अपने पिता की प्रशंसा भी करती है। सी लव्ड हर ग्रैंडमा भी एक बात है, ग्रैंडमदर एक बात है, अपनी दादी से बहुत प्यार करती है। ऑफन थॉट्स ऑफ हर आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद में भी सोचती है। सी वॉज क्वाइट मेच्योर फॉर हर एज, वो अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व है। अपनी उम्र में यानी उसकी उम्र में बच्चे जितने बेवकूफ़ होते हैं ना, वो उनसे ज़्यादा परिपक्व समझदार है। हाँ, फॉर शी न्यू दैट नो वन वुड हैव टाइम फॉर थॉट्स ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड, वो ये मानते हैं कि 13 साल की लड़की के विचारों के लिए किसी के पास समय नहीं है। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस मेच्योरिटी दैट शी कुड नॉट कन्फाइड इन हर फ्रेंड्स, और यही वो मेच्योरिटी है कि यही वो परिपक्वता है जिससे अपने दोस्तों में विश्वास नहीं कर सकती है। बढ़िया पर्सन है, याद रख लेना भाई। और यहाँ पे आपका चैप्टर है अब वो कंप्लीट हो जाता है ना, हो गया कंप्लीट।
और जो बातें मैंने बताई थी, हाँ, अपने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स के बारे में अपनी कहानी बताते बताते इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की बात नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मैं आप लोगों के लिए वन शॉट क्लास बनाने वाला हूँ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स के बारे में। तो पैराग्राफ्स के बारे में चिंता नहीं करनी है, आपको समरी याद करनी है, आपको मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं वो करने हैं और जो इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको तो याद ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अब की बार आने वाले हैं आपकी एनुअल एग्जाम में। तो मुझे लगता है क्लास काफ़ी लंबी खींच रही है, काफ़ी बड़ी हो रही है, बोरियत लगने लगी होगी, तो कोई बात नहीं है, क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।